नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात तो करेंगे हम उत्तर प्रदेश के बारे में, लेकिन उसका संबंध पूरे देश से है। देश की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सब जगह समस्या है, और ये समस्या जितनी उत्तर प्रदेश में है उतनी शायद किसी राज्य में नहीं थी। और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि शायद उनसे राज्य नहीं संभलेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर जो धमक पैदा की है उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। आज हम उसी पर बात करने जा रहे हैं कि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने उसके पहले उनको सरकार चलाने का कोई तजुर्बा नहीं था। सीधे मुख्यमंत्री बने, उसके पहले वो सांसद जरूर रहे थे, लेकिन हम ये बात इसलिए भी कर रहे हैं कि देश भर में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश की खबरें आ रही है। फिर जेड की तो बात पूरी दुनिया में हो रही है, और ये भी कहा जा रहा था देश के कई नेताओं द्वारा कि भारत में भी युवा शक्ति जो जेड है, जनरेशन नेक्स्ट जो है, वो देश में सत्ता को बदलेगी, और ठीक उसी तरह से बदलेगी जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ, जैसे श्रीलंका में हुआ। यानी हिंसात्मक रास्ते के जरिए देश में हिंसा का ज्वार आएगा और सरकारें उसकी हवा में उड़ जाएंगी या बह जाएंगी। आज इसी पर बात करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के बरेली में 3 दिन पहले जो घटना हुई वो कुछ इसी तरह की थी। उसके 2 दिन पहले और जाएंगे तो तिब्बत में भी जो हिंसा हुई थी उसमें भी कहा था कि जेड जो है वो काम कर रहा है, और वांगचुक जो वहाँ के एक तरह के शिक्षाविद हैं और साइंटिस्ट भी हैं, उनके नेतृत्व में लोगों ने हिंसा की और आगजनी की। तो जो स्थिति बनी तिब्बत की, उसके बाद आई लव मोहम्मद को लेकर कानपुर से बात शुरू हुई थी, और उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे के दिन इस पर हिंसा शुरू हुई। लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा इलाका जहां मुस्लिम आबादी देश में बिहार के बाद सबसे ज़्यादा है, और सर्वाधिक जो इस्लाम के जो संगठन है वो वहीं काम करते हैं। और ऐसे में अगर बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर हिंसा हुई, उसको काबू करना मुश्किल था। उम्मीद तो ये थी कि शायद ये देश भर में हिंसा फैलेगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर ने उससे कंट्रोल कर लिया, और अब वो देश भर में योगी मॉडल के रूप में चर्चा का विषय बना है। केंद्र सरकार भी इस पर बात कर रही है और बाकी राज्य इस पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरी जी। भूपेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक और सामाजिक विशेषज्ञ नागेंद्र सिंह परमार जी। नागेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और फोन लाइन पर जुड़ेंगे जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी। रमेश सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में इत्तेफाक से कोई पत्रकार साथी नहीं है, सिर्फ मामला पत्रकारिता के इतर भी है, और वो है लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का। इस पर राय जानना चाहेंगे नागेंद्र जी सबसे पहले आपके साथ, क्योंकि आप जिस जगह बैठे हैं वो दिल्ली है, और दिल्ली से कम 3-4 राज्य ऐसे जो दिल्ली को जोड़ते हैं। राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात कर लें, उत्तर प्रदेश और पंजाब, 4 राज्यों का एक तरह से संगम है। वैसे तो देश की राजधानी है दिल्ली, लेकिन क्या आप देखते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ का प्रशासन करने का तरीका है और पुलिस का वो जिस ढंग से सख्ती के साथ इस्तेमाल करते हैं, उसको लेकर कोई भी गुंडा हो, कोई भी आतंकवादी गतिविधियां हो, कोई भी सांप्रदायिक हिंसा की बात हो, मैं नहीं कहता कि कोई वो जादू करते हैं, लेकिन चुटकी बजाते भले वो हल ना हो, लेकिन कुछ घंटों में या 1 आध दिन में वो जरूर कंट्रोल कर लेते हैं। बरेली में जो हिंसा हुई, मौलाना तौकीर रज़ा उसका नेतृत्व कर रहे थे, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको लगता है कि ये हिंसा अगर यूपी में फैलती तो क्या होता, और फिर देश में फैलती तो क्या होता? फिर उन लोगों के ज़रूर बल्ले बल्ले हो जाती जो ये कह रहे थे कि देश में जैन जी सड़क पर आएंगे बच्चे लोग, और सरकार का तख्ता पलट करेंगे, जैसा बिहार, जैसा बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में हुआ। आपकी राय? नागेंद्र जी, नागेंद्र जी को हमारी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, लेकिन मैं इतनी देर तक बोलता चला गया, पता नहीं बाकी साथियों ने सुना कि नहीं। रमेश जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी भैया, बिल्कुल सुन रहा हूँ। जो सवाल नागेंद्र जी से था, समय गंवाए बगैर आपसे वही सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है उसकी देश में दरकार है। खाली उत्तर प्रदेश से काम नहीं चलेगा।
एक बात मैं इसमें जरूर नई बात जोड़ना चाहूँगा। जब हिंसा होती थी यूपी में तो योगी आदित्यनाथ ने सीसी फुटेज को आधार बनाकर उन दंगाइयों पर, उन गुंडों पर कार्रवाई की और उनके घर बुलडोजर चलाए। और वही जो काम करने का तरीका था वो दक्षिण भारत के कुछ राज्यों ने भी अपनाया, मध्य प्रदेश में भी ये चला और बाकी राज्यों में। आपकी राय, बरेली की जो हिंसा थी जुमे की, अगर वो काबू में ना होती तो फिर यूपी और देश की हालत क्या होती? क्योंकि उस हिंसा को हवा देने के लिए विदेशी ताकतें भी लगी है, मुझे कोई शक नहीं है। अमेरिका का नाम लेने में मुझे कोई इस बात में संदेह नहीं कि इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, चीन जैसे देश भी इसको हवा देने में शामिल है, क्योंकि भारत की शांति और तरक्की लोगों की आंखों में खटक रही है। आपकी राय? राघवन जी, जुमे के दिन मुसलमान मतलब एक नया मुद्दा लेके, एक नया मुद्दा, काल्पनिक मुद्दा लेके, जिसका मतलब पहले से कोई आधार नहीं था, कोई आई लव मोहम्मद, इसमें आपको किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, आप अपने मोहम्मद से मोहब्बत करें, इसमें किसी को क्या आपत्ति। लेकिन जब आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर बना के और आप उसके नाम पे गुंडा, मतलब बैठे ठाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो ये जिस इंटेंसिटी पे आप समाज के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध एक बगावत कर रहे हैं, एक एक क्रांति, मतलब क्रांति तो खैर गलत है, एक अराजकता बना रहे हैं, तो इस स्थिति से निपटने इनमें सहिष्णुता और संयम बरतना पुलिस के लिए और राज्य के लिए जहर की तरह होता है। जिस मानसिकता के साथ ये घटना घटती है, उसी मानसिकता से दुगनी और चार गुनी ताकत से जब प्रशासन उसका प्रतिकार करता है, तब जाके ये इस पे अंकुश लगता है। अगर बरेली में योगी जी ने इसको इतनी सख्ती से नहीं दबाया होता तो उत्तर प्रदेश के और जिलों में भी ये फैलता, भारत की और जगह जहां 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 ये मुसलमान बहुमत में है वहां ये फैलता। और इसको रमेश जी, इसमें मैं एक चीज जोड़ूंगा जी। हमारे देश के मुसलमान बहुत अच्छे हैं, वो किसी मुगालते में नहीं आते, ना किसी के बहकावे में आते। राजनीतिक दल अगर उनको एक तरह से बरगलाना बंद कर दे, राजनीतिक दल उनको बहलाना फुसलाना बंद कर दे, तो भारतीय मुसलमानों से सच्चा और अच्छा मुसलमान दुनिया में कहीं नहीं है। ये मैं दावा कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अरब कंट्रीज़ में अच्छे नहीं होंगे, लेकिन भारत के मुसलमानों पर मुझे इसलिए गर्व है क्योंकि मैं बचपन से भोपाल में रहा हूँ और मुसलमानों के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो बहुत नायाब हैं। उनको तो केवल राजनीति के चक्कर में बहलाया फुसाया था, इसलिए वो हिंसा पर उतरते हैं। अगर कोई समझाने वाला हेडमास्टर आए तो उनसे अच्छा कोई विद्यार्थी नहीं। आपकी बात पूरी करें। राघवेंद्र जी, उनको बहलाएंगे फंसाएंगे क्यों नहीं। भारतीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण टूल जिसे कहते हैं वो ही लोग हैं। पिछले 70 सालों से उन्हीं के दम पर राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी तो आज आई जो हिंदुओं को लेकर राजनीति कर रहे हैं, नहीं तो राजनीति की बुनियाद मुसलमान ही है और मुसलमानों की ये प्रवृत्ति ही ये मतलब राजनीति की आधारशिला है। और जो जुमा है ना, जुमा के दिन, जो जुमा का दिन मुसलमानों के पवित्र दिन नहीं है, जो राजनीति करने वाले उनका भी पवित्र दिन है। इसी दिन से उनकी राजनीति शुरू होती है। देखिए राघवेंद्र जी, गांधी जी का रामराज्य की कल्पना की थी, वो क्या था? वो यही था कि प्रत्येक नागरिक अपने आप को समाज में सुरक्षित महसूस करे, और ये तभी संभव है जब किसी भी प्रकार की अराजकता के विरुद्ध पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करे, फॉलो करे और उसकी नीति में निरंतरता रहे। एक आध बार अगर लट ढंग से चला भी दे और दूसरी बार फिर ठंडी पड़ जाए पुलिस, तो वो जीरो टॉलरेंस पर ज्यादा प्रभावी काम नहीं करता। और अगर समाज पे इसका निरंतरता रहती है तो समाज एक प्रकार से मानसिक रूप से मजबूर हो जाता है कि वो संयमित और एक अनुशासित जीवन शैली की तरफ बढ़े। और धीरे धीरे अगर इसमें निरंतरता रहती है तो फिर धीरे धीरे करके समाज की मानसिकता बदल जाती है। तो ये योगी जी जो कर रहे हैं, हम देख रहे हैं पिछले मुख्यमंत्री जब से बने हैं उनसे तब से निरंतरता है। और निरंतरता का सबसे बड़ा सबूत यह है उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां प्रतिदिन दंगे होते थे पहले, योगी के पहले, आज दंगे दुर्लभ हो गए हैं। इस किस्म की अराजकता कभी कभार पैदा हो जाती है तो योगी जी उसका बढ़िया ढंग से इलाज कर देते हैं और ये दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बन गई है। उनका जो बुलडोजर संस्कृति है, जो बुलडोजर चलाने का, जो बुलडोजर के द्वारा कानून व्यवस्था को संतुलित करने का तरीका है, वो दूसरे राज्य भी उसके अपना रहे हैं।
तो ये बहुत जरूरी, मैं कह रहा हूँ कि योगी नहीं, योगी की तरह पूरे राज्यों में इस मॉडल को अपनाया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पूरे देश की तो छोड़िए, जो बीजेपी शासित राज्य है वो ही नहीं इसको अपना पाते। तो चलिए, देर से सही लोग इसी रास्ते पर आएंगे, क्योंकि शांति का रास्ता यही है, मुझे लगता है। हमारे साथ जुड़ तो गए हैं नागेंद्र जी, लेकिन नागेंद्र जी मैं आपके पास सबसे आखिरी में आऊँगा। भूपेंद्र जी, विकास दुबे जो माफिया था उत्तर प्रदेश का, और पुलिस के साथ उसने मुठभेड़ की थी, और कम से कम 7 पुलिसकर्मी अधिकारियों को और पुलिसकर्मियों को उन्होंने मारा था, और मारने के बाद वो फरारी काटने मध्य प्रदेश आए थे, और यहाँ उज्जैन से विकास दुबे गिरफ्तार हुआ था। तब ये कहा गया था कि विकास दुबे एक है, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने ये कहा था कि सरकार ब्राह्मणों को टारगेट कर रही है, वहाँ जो ब्राह्मण गुंडे हैं उनको। लेकिन उसके बाद जो योगी आदित्यनाथ ने ये साजिश को भी नाकाम किया। एक तरह से भाजपा और हिंदू में फूट डालने की साजिश थी कि यूपी की सरकार ब्राह्मणों को मार रही है। ये इलेक्शन में चला भी था, उसका थोड़ा नुकसान भी हुआ, कुछ ब्राह्मणों ने इस पर नाराजगी जताकर वोट भी नहीं दिया था। लेकिन उसके दरमियान जो कार्रवाई हुई, चाहे वो फिर अतीक अहमद हो, इरफान हो, अतीक के गुर्गे हों, और उसके बाद मुख्तार अंसारी की हम बात करें कि जिस ढंग से ये इस संसार से विदा हुए, तो ये साबित हुआ कि कानून व्यवस्था में जो भी गड़बड़ी करेगा, योगी आदित्यनाथ की सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। यूपी के लोगों ने राहत की सांस ली, और इसके चलते अब यूपी में निवेश भी आ रहा है, वहाँ का आर्थिक ढांचा मजबूत हो रहा है। और कुछ तो ये भी कहते हैं कि मुंबई जो एक तरह से रजत यानी सिल्वर जो स्क्रीन है उसकी नगरी थी, अब नोएडा की तरफ या यूपी के कई ऐसे इलाके जहाँ फिल्मी दुनिया के लोग आके काम कर रहे हैं। तो मुद्दा इसमें यह है कि अगर गुंडे बदमाशी करेंगे तो योगी उनके लिए यमराज बनकर वहाँ काम कर रहे हैं। आपकी राय, ये जो लॉ एंड ऑर्डर का योगी मॉडल है, उसकी दरकार देश में कहाँ कहाँ लगती है? मध्य प्रदेश के बाद हम साउथ की बात करें, राजस्थान की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, तो यहाँ हमें लगता है कि इसकी दरकार है। आपकी राय? देखिए, निश्चित रूप से 2017 में योगी जी वहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनको लगभग 8 वर्ष मुख्यमंत्री कार्यकाल में हो गए हैं मुख्यमंत्री के रूप में। और उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक और जो सांस्कृतिक और जो जातिगत स्थिति है और राजनीतिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, वो बहुत ही अलग है। लगभग 22 करोड़ आबादी है, जिसमें विभिन्न समुदाय के लोग हैं, और उसमें जातिवाद भी है। लेकिन उससे बड़ी चीज़ थी, लगातार सपा और भाजपा और कांग्रेस लगभग 80 के बाद ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद ये क्षेत्रीय दल आ गए थे, और वहाँ पे एक अपराध का एक समाज बन गया था, एक बहुत सशक्त, एक अवैध किला, जो कि एक राजनीति के पैरेलल चल रहा था, और जो राजनीति को पोषित था, और साथ साथ वह राजनीति से ज़्यादा ताकतवर था, और सत्ता से ज़्यादा वह कार्रवाई कर रहा था। उसको उन्होंने देखा है, उसको भोगा है, उसको उन्होंने बाकायदा अंतःकरण से महसूस किया है। इस कारण उनकी इच्छा शक्ति थी। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये थी कि वो देश के, राष्ट्र के चिंतन और राज्य के चिंतन को सोचते हैं, वो व्यक्तिगत चिंतन को नहीं सोचते। उनके ऊपर जातिवाद के आरोप लगे, उन्होंने ब्राह्मण जो आपने कहा वो भी आरोप लगे। दूसरी बात, और भी मुस्लिम समुदाय के भी आरोप लगे थे कि वो टारगेट बना रहे हैं। लेकिन उस राज्य की जो स्थिति थी, अगर वो उनको सरकार चलानी है, अगर आगे बढ़ाना है, तो निश्चित रूप से उसको नामूल रूप से अपराध को ख़त्म करना था। और ये जो वहाँ के जो अल्पसंख्यक थे, उनके संबंध और भी देशों से थे और आतंकवादी संगठनों से थे। आप चाहे तराई का क्षेत्र देख लें, चाहे वहाँ का आप दूसरे क्षेत्र रोहिलखंड वगैरह के क्षेत्र देख लें, उनमें बहुत ही विकराल स्थिति थी। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को कंट्रोल किया और एक ही कहा कि किसी भी वर्ग का, किसी विशेष का होगा, कानून के तहत कार्रवाई होगी। उन्होंने 2-3 मॉडल बनाए। एक ये मॉडल भी बनाया कि जो भी रहेगा वो राज्य में रहे या फिर जेल में रहेगा, राज्य से बाहर रहे। एक मॉडल उन्होंने ये बनाया कि हम उसको लंगड़ा एक ऑपरेशन बनाया, और काउंटर को उन्होंने विशेष तरह से उन्होंने लागू किया। सबसे महत्वपूर्ण ये था कि जो भी कोई अपराध होता है उसकी भरपाई उससे की जाएगी। ये एक संदेश बहुत अच्छा गया, क्योंकि शासन का जो संपत्ति लगती थी, जो उसका पैसा लगता था, वो रिकवर नहीं हो पाता था। वो उन्होंने रिकवर करने की कोशिश की, तो उन्होंने अपराध को चारों तरफ से तोड़ने की कोशिश की। उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की और वो एक मॉडल के रूप में स्थापित हुआ। आज देश के, आप से बरेली की घटना की बात कर रहे हैं,
और उस घटना की जो बात है निश्चित रूप से वह पूरे देश में एक सनसनाहट, जैसे जेनेट्स जो जनरेशन नेस्ट की बात चल रही थी उसी की तरह उसको भी फैलाने की भारत में पूर्णतः तैयारी हो चुकी थी। लेकिन उसके अंदर अंदर करंट को, उनकी इंटेलिजेंसी आउटपुट को समझा। दूसरी बात, उन्होंने सशक्त बलों को इतना पावर दे रखा है कि उनको रिजल्ट ओरिएंटेड ऑफिसर्स चाहिए और वो उनके साथ काम करना चाहते हैं और ऑफिसर भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। वहाँ की जनता कर रही है। और जो आप निवेश की बात कर रहे थे, निश्चित रूप से जिस राज्य में शांति होगी वहाँ निवेश आएगा। वहाँ सरकारी नौकरियाँ भी लगभग 2 लाख लोगों को नौकरियाँ दी हैं उन्होंने। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है उन्होंने। रक्षा क्षेत्र में बहुत से प्रयास करे हैं। जीडीपी का 8% उन्होंने बढ़ाया है। ये बहुत सी उनकी उपलब्धियां हैं। और निश्चित रूप से जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, मैं कहूँगा कि राजनेता का जो कहता था वो करने में जो उनका लाजवाब तोड़ नहीं है, किसी चीज में जो कहते हैं वो करते हैं, जो भारतीय राजनीति से लगभग गायब हो चुका था राजनीति। जो कहते हैं वो करते हैं और जो योजना बनाते हैं उसके अमल में वो लाजवाब हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है। बहुत सारी बातें उनके बारे में। लेकिन अभी अगर हम शुक्रवार की बात करें, उन्होंने कहा कि मौलाना को पता नहीं था कि ये उत्तर प्रदेश है, बहुत गर्मी थी, वो गर्मी भी हम निकाल देंगे, ये भी उन्होंने कहा। और कहा कि ऐसी हम कार्रवाई करेंगे कि कई पुश्तें सांप्रदायिक दंगा नहीं कर पाएंगी। ये अभी का उनका वक्तव्य है। इसके पहले उन्होंने कहा था कि माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उन्होंने अतीक अहमद के गुर्गों ने जब वहाँ के एक पूर्व विधायक पाल की जब हत्या की सरेआम, तो उस हत्या के आरोपियों के बाद जब उन्होंने वक्तव्य दिया विधानसभा में, तब उन्होंने बहुत गुस्से और उसमें कहा था कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इसके पहले उन्होंने कहा था कि कोई आतंकवादी आईएसआई का वहाँ पहुँचा था उत्तर प्रदेश और उसने कहा था कि मैं तो यहाँ मरने आया हूँ। तब विधानसभा में उन्होंने कहा था कि कोई अगर यहाँ मरने आया तो फिर जिंदा कैसे जाएगा। तब भी उनकी इस बात का सदन में विरोध हुआ था और कहा था कि एक मुख्यमंत्री किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद ही कह रहा है कि हम मरने आए हैं। तो बताइए, अगर कोई मरने आया है उत्तर प्रदेश में तो फिर जिंदा कैसे जाएगा। तो कोई अगर आतंकी है आईएसआई का, कोई अगर किसी विदेशी तंत्र का गुर्गा है, कोई अगर पीएफआई का आतंकी है या देश को तोड़ने वाला है, तो फिर उत्तर प्रदेश में उसकी खैर नहीं। ये लगातार जब कार्रवाई हुई उससे ये साबित हुआ पिछले 7-8 सालों में कि यूपी में अगर आपको रहना है तो कायदे से रहना होगा। कायदे में रहेंगे तभी फायदे में रहेंगे। ये बहुत सारी बातें नागेंद्र जी मैंने बताई। आपकी राय, यूपी का जो मॉडल है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर। एक चीज़ और मैं जोड़ूंगा कि एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि आप भगवाधारी हैं, आप सन्यासी हैं, आप हिंदू की बात करते हैं, आप कट्टर राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो मुसलमानों से आप कितना प्यार करते हैं। सवाल कठिन था लेकिन उनका जवाब बड़ा सहज था। उन्होंने कहा कि मैं उतना ही प्यार करता हूं जितना मुसलमान मुझसे प्यार करता है। तो ये बहुत सारी बातें उनके बहुत फंडे क्लियर हैं एकदम। और शांति के मामले में ये कि जो इसमें आड़े आएगा योगी आदित्यनाथ उसे नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, जिसे हम योगी मॉडल कहते हैं तथाकथित रूप से आजकल जो प्रचलन में है, असल में राम राज्य की परिकल्पना क्या थी। इस देश में राम राज्य की परिकल्पना ये थी कि देश का या उस राज्य का प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित रहे, उसके अधिकार सुरक्षित रहे, उसे सरल सुलभ और सरल न्याय उपलब्ध हो, वो प्रताड़ित ना हो किसी तरीके से, वो किसी तरह से पीड़ित ना हो। और ये किसी एक राज्य का विषय नहीं है। प्रत्येक देश का प्रत्येक व्यक्ति, देश का प्रत्येक राज्य का प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित रहे, उसे सरल सुलभ न्याय मिले और किसी तरह के, चाहे माफिया हो, चाहे आतंकी हो, चाहे जो तो अवांछित तत्व हो, उससे वो परेशान ना हो। ये हर एक व्यक्ति का अधिकार है। इस देश में न्याय की परिकल्पना में जो एक बात कही गई है कि भाई चाहे कुछ बेगुनाह, चाहे कोई गुनाहगार छूट जाए लेकिन बेगुनाह को सजा ना हो, इसके तहत कई बार ऐसा होता दिखा है कि न्याय डिले हो जाता है मिलने में और देर से मिला न्याय कई बार अन्याय में भी बदल जाता है। इसी बीच में जब योगी आते हैं और योगी का जो मॉडल आता है कि न्याय, पूरा न्याय नहीं मिलता लेकिन तात्कालिक रूप से ऐसे कदम उठाए जाते हैं या फौरी तौर पे इस तरह के कदम उठाए जाते हैं कि न्याय शुरुआत से ही मिलता हुआ प्रतीत होता है। और ये बहुत जरूरी बात है कि शुरुआत में, और उसमें कुछ अन्याय नहीं, कोई कानून के खिलाफ की बात नहीं। मान लीजिए किसी माफिया का या वांछित तत्व की कोई जमीन अवैध कब्जा या किसी मॉल शॉपिंग पे है तो उसको कानूनी रूप से ढाने की प्रक्रिया, या कोई अवांछित तत्व है
वो कोई भाग रहा है तो एनकाउंटर की तरह पे भी उसके कहीं ना कहीं किसी तरह से गोली मारी जाती है या किसी तरह वो घायल हो जाता है खुद अपने कर्मों से। इससे पूरे उस देश में या उस प्रदेश में एक विश्वास बनता है जनता में कि हमें कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। आप पिछले कुछ समय में देखिए, मैं आपको मुंबई ले जाता हूँ, हमारी आर्थिक राजधानी है, वहां हाजी मस्तान से आप शुरू करिए। हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अबू सलेम जैसे एक नाम है जिन्होंने एक समय में तो अपनी समानांतर सरकार और व्यवस्था स्थापित कर ली। क्या आम और क्या खास, सब उनसे डरा करते थे, धन की उभाइयां होती थी। और देश के अनेक राज्यों में इस तरह के अवांछित तत्व है जो बहुत प्रभावी आपको नजर आते हैं। इनका प्रभाव समाज पे और देश या राज्य पे नहीं होता। इस पूरी परिकल्पना में फिर आपकी अंतर्राष्ट्रीय छवि भी प्रभावित होती है, देश का विकास भी प्रभावित होता है, देश की इमेज भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है सब चीज को। इसके बीच में जो योगी मॉडल है वो हमें आश्वस्त करता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ अन्याय नहीं होगा, आप गरिमा के साथ, सुरक्षा के साथ सरल सहज जीवन जी सकते हैं, जिसकी इस देश को नितांत दरकार है। एकदम आपने ठीक कहा। मैं इस पर आ रहा हूं कि संभल के बाद बरेली दूसरा ऐसा उदाहरण है जहां योगी आदित्यनाथ ने अपनी कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी उसको बहुत ईमानदारी के साथ पूरा किया है। संभल की हिंसा सबको पता है, उसके बाद देश भर में दुनिया भर का जो माहौल था उसको लेकर कहा जा रहा था कि अब भारत का नंबर है। आप देखिए कि जिस ढंग से भारत के आसपास के देशों में हिंसा करके तख्ता पलट हुआ, हमारे देश के कई नेता पिछले 1-1.5 साल से इसी राग को अलाप रहे कि यहाँ भी इसी तरह का बदलाव होगा। उन्होंने तो ये तक कहा था कि अगर बांग्लादेश में ऐसा हुआ तो एक दिन भारत के प्रधानमंत्री के घर में भी भीड़ घुसेगी और उनको डंडे मारते हुए निकालेगी। इसके बाद कई नेताओं ने इस बात को कहा, लेकिन जो उस पार्टी के मुखिया थे उन्होंने उसका ना तो खंडन किया, ना ये कहा कि इस तरह की बातें भारतीय लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। खैर, वो अपनी जगह। रमेश सिंह जी, आपकी राय, संभल हिंसा के बाद बरेली हिंसा को जिस ढंग से काबू में किया योगी आदित्यनाथ ने, अगर हम उनके कार्यकाल को देखें तो विकास दुबे से लेकर अतीक अहमद, इरफान और फिर मुख्तार अंसारी और अब संभल के बाद बरेली की हिंसा को जिस ढंग से काबू में किया है, आपकी राय, ये योगी मॉडल देश भर में लागू करने की ज़रूरत है? इसके लिए कुछ और नहीं करना, सिर्फ पुलिस को एक तरह से जो ट्रेंड पुलिस है उसको छूट देनी, जो सीमा पर आर्मी को छूट दी है सरकार ने, वैसी पुलिस को भी गुंडों को काबू में करने की ज़रूरत है, जैसा यूपी में हो रहा है। आपकी छोटी टिप्पणी। राघवन जी, राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर होती है। लॉ एंड ऑर्डर की वो बुनियाद है जिस पर उस प्रदेश का या उस समाज का विकास, आर्थिक विकास हो, चाहे शैक्षणिक विकास हो, चाहे वैज्ञानिक विकास हो, चाहे सांस्कृतिक, सबकी बुनियाद है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित रहता है तो हर आदमी स्वस्थ मन से अपना अपना काम करता है। योगी जी ने ये मार्ग दिखाया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि सिर्फ योगी जी तक सीमित है और दूसरे प्रदेशों में ये दिखाई नहीं देता। इसकी वजह यह है कि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की संस्कृति उपलब्ध नहीं है या प्रचलित नहीं है। योगी जी की मानसिकता उनकी पुल में झलकती है। राज्य के मुख्यमंत्री की मानसिकता, उसका जो स्वभाव है वो पुलिस उस इशारे पे चलती, तो वो इशारा या वो मानसिकता सब में नहीं है। मैं चाहता हूं कि पुलिस को इस मामले में, खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में स्वायत्तता, आपने बिल्कुल सही कहा, स्वायत्तता दी जानी चाहिए। और इसको कम से कम सरकारें डरती है कि स्वायत्तता देंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत तो करें, इस पर न्यायिक नियंत्रण रखें। लेकिन बिल्कुल रमेश सिंह जी, समय की कमी है। मैं यही कहूंगा कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर सरकार में बैठे लोग योगी आदित्यनाथ को थोड़ा दहन करके फैसले करेंगे तो उसका असर आना शुरू हो जाएगा। मैं भूपेंद्र जी आपकी तरफ आ रहा हूँ छोटी सी टिप्पणी के लिए कि एक बात योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर हमारी बहन बेटियों को सड़क पर कोई गुंडा छेड़ेगा, कोई शौधा छेड़ेगा, तो फिर अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करेगा, यानी यूपी पुलिस की गोली उसका इंतजार कर रही होगी। जब ये चीज़ें कही जाती है तब पुलिस में विश्वास पैदा होता है। और आपको याद होगा संभल कांड में भी एक पुलिस अधिकारी ने कोई टिप्पणी की थी, उसके पक्ष में योगी आदित्यनाथ खड़े हुए थे। उन्होंने कहा था कि अगर होली है, होली पर आपको घरों में रहना चाहिए, अगर रंगों से परहेज है तो घरों में रहिए, क्योंकि होली का त्यौहार साल में एक बार आता है और बाकी शुक्रवार साल में 52 आते हैं। तो ये जब कोई फैसला करता है मुख्यमंत्री तो फिर उसका असर दिखता है, पुलिस पर भी दिखता है, समाज पर भी दिखता है और उसकी उन्नति भी होती है। मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों के सरकारों को मुझे लगता है कि
थोड़ा सा अपने शरीर में उतारने की ज़रूरत है योगी आदित्यनाथ के कामों को, नरेंद्र मोदी के फैसलों को और अमित शाह की सख्ती को। आपकी राय? जी बिल्कुल निश्चित, आप सही कह रहे हैं। देखिए, अब मैंने उनका स्टेटमेंट जब लोकसभा में वो गए थे 1998 में, जब रोते हुए उनका स्टेटमेंट था, उनको बोलने नहीं दिया जाता था, तो उनके अंदर एक आग थी, एक स्पष्टता थी, उनके अंदर एक ईमानदारी थी, और वह उनके शासन में चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जो कहा है वो किया है, और राजनेताओं की वो पृष्ठभूमि स्थापित करने की कोशिश की जो लोगों ने छोड़ दी गई थी कि कहते कुछ थे और करते कुछ थे। आपने जो बात पहले की और उसको फिर दोहराया कि जो आप कहते हैं अगर आप उसको करेंगे तो आप सफल होंगे। 2-3 वाक्यों में अंतिम टिप्पणी नागेंद्र जी आपकी। राजनेता और पार्टियां जो कहती हैं अगर वो सत्ता में आने की बात करें तो फिर उन्हें योगी आदित्यनाथ बनने से कोई रोक नहीं सकता। आपकी 2 टूक टिप्पणी। राघवेंद्र जी, अगर वोट बैंक की राजनीति का डर ना हो और सत्ता और कुर्सी बचाने का डर ना हो तो फिर बेबाक फैसले ले जाते हैं, और कुछ वो बेबाक फैसले ऐसे होते हैं जैसे योगी जी। बिल्कुल कह सकते हैं कि सत्ता, लोग चाहते हैं कि सत्ता उनके प्रयासों से मिली। सत्ता तो जनता और आपके कर्मों से मिलती है। जनता अगर आपको वोट दे रही है तो आप सत्ता में हैं और आपके कर्मों से आप सत्ता में बने रहेंगे, और अगर कर्म से आप हटे तो आप पतित भी हो जाएंगे, सत्ता से हट जाएंगे। जो बात नागेंद्र जी ने कही कि, और जो हमारे डॉक्टर भूपेंद्र ने कहा, रमेश सिंह जी ने, कि सरकारें जो बातें करके, जो पार्टियां सरकारों में आती है वो उसको पूरा करें तो सब कुछ ठीक रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर योगी की तरह होना चाहिए। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। नागेंद्र जी आपका साधुवाद, भूपेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, और रमेश सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बख और मैं सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।